हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एमटीएस इंग्लिश के PYQs कर रहे हैं। ठीक, PYQs के डिस्कशन में आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट 11। ये सेट 11 हुआ था 8 मई को। अच्छा, 8 मई का ये दूसरा शिफ्ट है, तो इसका मतलब हम लोग शिफ्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो सेट 10 था वो हम लोग पहला शिफ्ट वाला पेपर कर रहे थे। इसके पहले हम लोग 10 सेट लगा चुके हैं। 10 सेट का मतलब कम से कम 3 दिन का पेपर लगाए हैं। ठीक है, 2 मई का, 3 मई का, 4 मई का। उसके बाद आया सीधे 8 मई का, बीच में गैप था। 8, 9, 10 में हुआ है पेपर, 12 तक लगातार हुआ है। उसके बाद फिर 15 को होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मिलता रहा। अभी क्या उसका टाइम टेबल बताना आप लोगों को कि क्या क्या किस किस दिन हुआ था, वो तो आ ही जाएगा धीरे धीरे एक एक करके। तो अभी CHSL का पेपर चल रहा है। आप लोग जिन लोगों का CHSL का पेपर चल रहा है उन लोगों को एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएँ और सब लोगों की वेल विशेस। सब लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। सबको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। और आप लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। ठीक है, और जिन लोगों का MTS है वो अभी हमारे साथ जुटे ही हैं, और CHSL वाले तो इसके पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो CHSL के भी 36 सेट हम लोग लगाए थे। ठीक है, इसके पहले CGL के 40 सेट लगाए थे। उसके पहले MTS का एक और 48 सेट लगा चुके हैं। अभी जो इस समय MTS वाला चल रहा है उसमें करीब 57 सेट होंगे। ये अभी वाला जो 2023 में हुआ था। तो सितंबर के युद्ध के लिए तैयारी चल रही है और आप लोग खूब बढ़िया से साथ दे रहे हैं, और साथ ही में हम लोग युद्ध जीत भी लेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही हौसला बनाए रखो। आप लोग जो भेजते हो, जो अपनी रिपोर्ट भेजते हो, इतना बढ़िया बढ़िया कर रहे हो। 22, 23 क्वेश्चन। जिनका 23 हो रहा है ना, पता है मुझे कि वो 25 के 25 हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन का इधर उधर रहेगा, बस थोड़े दिन और लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो साथ में। और जिनका कम स्कोर आ रहा है, डोंट वरी यार, परेशान मत हो, अभी अपनी शुरू किया है और किसी से कंपेयर मत करो, बस जुटे रहो जुटे रहो जुटे रहो। अच्छा, एक काम और है, जब आप प्रीवियस पेपर डिस्कशन करते हैं ना, तो केवल आंसर मत देखा करिए, वो ये भी देखा करिए ना कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता हूँ, किस में क्या ट्रिक लगती है। सीधे साइनोनिम एंटोनिम मिल जाता है या कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। तो सीखो, उससे सीखने की कोशिश करो ना, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हम लोग PDF आपने सॉल्व ही कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बेटा देखो, ये देखा ना, यहाँ देखोगे तो एरर मिल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन में सीधे देखा करो एरर मिला। हाँ, तो एरर मिला। दूसरे ये स्लैश लगे होते हैं, तो टाइम मत वेस्ट करो इसमें। स्लैश दिखा और ऑप्शन देखो क्या नो एरर का मिल रहा है। ऐसा करने में 5 सेकेंड लगेगा, बस केवल 5 सेकेंड में देख लीजिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। उसके बाद सीधे से क्वेश्चन पढ़ने पे आ जाइए। ठीक है, चलिए तो क्लियर करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे लिखा है राइटिंग अ विल। विल मतलब क्या होता है? वसीयत। हम वसीयत लिखने के बारे में बात कर रहे थे। आगे लिखा बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इन्होंने कहा अब वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये थिंग लिखा हुआ है ना केवल। और इसके पहले ही किसी डिस्कशन में, शायद CHSL का था, उसमें मैंने बोला था कि जब भी वन ऑफ द आ जाता है, उसके बाद बेस्ट आए ना आए, सुपरलेटिव आए ना आए, वन ऑफ द कोई चीज़ लगाओगे तो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या यूज करोगे बताओ? प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करोगे कि नहीं करोगे? वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। देखो यहाँ लिखा है वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद ये थिंग सिंगुलर लिख दिया, तो यही गलत है। क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द थिंग की जगह पर होना चाहिए था वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है कि नहीं? क्लियर? चलो अच्छा, तो अब एरर कहाँ मिली? अपना पोर्शन ढूंढो, जहाँ पे थिंग लिखा होगा वहीं हमारी गलती है। ये लिखा है थिंग, आपका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना? ये फिलर देख लिया ना, तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मत पढ़ा करो। ठीक, लिखा है राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम। अब ये सब के सब निगेटिव में दे दिए हैं। ठीक है, नाट लगाना है इसमें। तो राम इज नार हमेशा नाइदर के साथ में लगेगा, और नो लिखा हुआ है। नो लगता है नाउन के पहले, और ये लाइक जानते हो क्या होता है? ये यहाँ पर जो लाइक है वो एडजेक्टिव है। आपको एक लाइक लगा होगा, ये वर्ब की तरह लगता है। तो जब सब्जेक्ट के साथ लग जाए, जैसे राम इज के बाद नहीं, तुलना करने के लिए लगा है ना, राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम, मतलब उनके पहले के राजाओं के जैसे। अच्छा, ये है के जैसे, ना कि पसंद का। जब हम कहते हैं आई लाइक आइसक्रीम, तो लाइक वर्ब होती है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि यू आर लाइक योर ब्रदर, तुम अपने भाई के जैसे हो, तब ये जो लाइक होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव के पहले हम नो नहीं लगाएंगे।
ठीक है, नो नहीं लगाएंगे। नो कहाँ लगता है? नाउन के पहले लगता है, ये ठीक, ये नाउन के पहले लगता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता, तो ये भी कट गया। और नन प्रोनाउन होता है, तो नन के बाद लाइक लगेगा नहीं, ये प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है हमको। क्या करना है हमें? यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है, नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव के पहले हम यूज करते हैं एडवर्ब, और ये मेन वर्ब दी हुई है, ठीक है। वर्ब के बाद और एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा, ठीक है। तो राम इज नॉट लाइक द किंग्स बिफोर हिम। क्लियर? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 सेंटेंस एक ही दिया है ना, एक ही सेंटेंस देखो 4 बार लिखा है, तो ये बताना है कि किस सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। चलो एक और से देखते हैं। तो आ फ्यू, आ सही, फ्यू सही, एग्जाम्पल सही, कैन सही, इलस्ट्रेट सही, दिस सही। पहला वाला है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। आंसर आपका हो गया। एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही करिएगा, ठीक है। अगर पहले में कोई गलती निकलती है तो दूसरा देखना, उसमें भी कोई गलती निकलती है तो तीसरा देखना, नहीं तो बस ऐसे ही। दूसरे में अब क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, आपका क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ इलस्ट्रेट की स्पेलिंग गलत है, ILL होता है इलस्ट्रेट में, ये गलत हो गया। और तीसरे वाले में एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत, EXA होता है, EXA होता है एग्जाम्पल में, यहाँ EXE लिखा हुआ, ये गलत हो गया। अब यहाँ इलस्ट्रेट, चौथे में देखो, इलस्ट्रेट में देखो यहाँ डबल R लगा हुआ, तो इलस्ट्रेट में TRATE होता है ना, डबल R नहीं होता है, तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक। इसलिए पहले ही बार में सही आ गया था। तो ये जो बाद में हम लोग 3 के, इसमें टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला वाला ही कर लेना चाहिए। आगे आ जाओ। अगला करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? देखो अंडरलाइन दिखा, तो अंडरलाइन दिखने के बाद आपके पास केवल कितनी संभावनाएं हैं? या तो इंप्रूवमेंट का होगा, मोस्ट प्रोबेबल है कि ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। अगर ये इंप्रूवमेंट का नहीं है तो हो सकता है इडियम हो, इडियम दिया हो, नहीं तो सिनोनिम एंटोनिम होगा, बस इतना चीज़ हो सकती है। तो इसके बाद आप तुरंत क्या किया करिए, ऑप्शन चेक करके देखिए, एक पहला ही मिलता है नो इंप्रूवमेंट, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन करना है, तो इसको यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी पढ़ भी जाती है ज़रूरत। तो देखो, व्हेन माई कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, व्हेन माई कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस आर रॉन्ग इन्होंने बता दिया। यहाँ तो कोई हमें गलत देखना भी नहीं, हो भी गलत, अगर यहाँ गलत भी होगा ना, देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, अगर यहाँ कोई गलती होती भी है तो आप उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। आपको केवल इतने में देखना है कोई गलती है कि नहीं है, बस। अगर अंडरलाइन करके दे दिया है तब आपको सिर्फ उतने में गलती देखनी है और ज़्यादा नहीं देखनी है। तो इसको खाली पढ़ना है अपने सपोर्ट के लिए। व्हेन माई कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, आई हैव टू क्या, पोर ओवर, आई हैव टू पोर ओवर द स्प्रेडशीट टू फाइंड द एरर। तो हमें जब कैलकुलेशन में कोई गलती है तो हमें क्या करना पड़ता है? पूरा पोर ओवर करना पड़ता है पूरी स्प्रेडशीट को, ठीक है, गलती पाने के लिए। तो टू लिखा, टू के साथ अब देखो हैव के साथ हैव टू है, आई हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ता है, फोर्स्ड एक्शन हो गया, मजबूरी वाला। हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और पोर ओवर हो गया, ये पूरा का पूरा चेक करना होता है। तो पोर ओवर एकदम से सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो टू पोर के बाद ओवर ही लगेगा, बाई नहीं लगेगा, ये गलत है। और पोरिंग होगा नहीं, टू के बाद पोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी नहीं। अच्छा, मैंने जब कहा कि वो एकदम से सही है ही है तो कोई मतलब ही नहीं है ना आगे चेक करने का, ठीक है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इसमें? अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग। तो क्या करना है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं। इंटेंजिबल, अपोजिट के मतलब इसका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं हाथ से, ठीक है ना, छू नहीं सकते हैं हाथ से, पकड़ नहीं सकते हैं हाथ में। इंटेंजिबल जो केवल दिमाग में आता है, जिसको आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे चीज़ें होती हैं, भूख है, प्यास है, प्यार है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। अब ट्रांसेंड देखो, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? गो बियॉन्ड, कोई एक लिमिट है, उस लिमिट के पार चले जाना ट्रांसेंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। रोमांटिक, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट का रोमांटिक कोई मतलब ही नहीं आया। कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, हाँ ये हो सकता है। मूर्त मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं। जो टेंजिबल है, इनटेंजिबल क्या होता है? ये अमूर्त होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट है अमूर्त है, और कंक्रीट क्या है? मूर्त है। तो यही इसका एंटोनीम है। यूटोपियन क्या होता है? ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ काल्पनिक का क्या मतलब हो गया? देखो स्पेलिंग गलत होने जा रही थी। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? एकदम से इमेजिनरी और बहुत ही आइडियलिस्टिक, एक काल्पनिक रूप से बहुत आदर्श अवस्था होती है, उसको यूटोपियन कहते हैं।
आंसर आपका मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्ड्स का ही खेल था, कोई ग्रामर का रूल तो था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी फेडेड है, अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन है। तो अब यहाँ तो चूंकि एक एक वर्ड दिया हुआ है तो फिर क्या हो सकता है, सैनोनिम एंटोनिम या वन वर्ड का क्वेश्चन हो सकता है। तो एंटोनिम पूछा इन्होंने, द पिलर ऑफ लाइट हैज़ फेडेड। तो पिलर ऑफ लाइट, इसको क्या करें, फेडेड। फेडेड का मतलब क्या हो गया, फेडेड का मतलब धूमिल हो गया है, धुंधला हो गया। फेड हो जाना क्या होता है, कलर वगैरह फेड हो जाने को कहते हैं, ठीक। तो क्या करोगे, ग्रोन नहीं, फेड होना मतलब धुंधला होना, उसकी चमक कम हो गई है। ग्रोन होगा तो होगा नहीं इसका एंटोनिम। और वेनिश का मतलब डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना। तो वो है, अभी गायब नहीं हुआ वहाँ से, क्या हो गया है कि उसकी चमक धुंधली हो गई, फेड हो जाना है, रंग उतर गया है, ये कह सकते हो। तो डिसअपीयर नहीं होगा, डिसअपीयर में वो पिलर ही गायब हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। मेल्टेड, पिघल गया है, बिल्कुल नहीं होगा। तो पेंटेड का मतलब क्या हुआ, पेंटेड में तो उसको पेंट कर दिया गया है, तो मतलब क्या हुआ, जिसका कलर उतर गया था उसको पेंट कर दिया गया है, ये होगा एंटोनिम आपका, चमक गया है, ठीक है। आगे आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या करना है, वॉक इन एयर। अब देखो जब 2-3 वर्ड होता है ना, एक फ्रेज टाइप का लगता है ये, ना तो ये सेंटेंस है ना ये एक वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इडियम या फ्रेज टाइप का क्वेश्चन होगा। तो वॉक इन एयर मतलब वॉक इन एयर, जैसे हिंदीकरण इसका करते हैं हम, तो हिंदी में इसका मतलब होता है ना कि हवा में उड़ रहे हो। हवा में उड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, हवा में उड़ने का मतलब क्या होता है, आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो किसी बात को लेकर के। जैसे पापा ने नया नया फ़ोन दिला दिया, ठीक है, पहली बार, तो क्या होते हो, ओवरजॉयड होते हो। तो ये क्या होगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आगे आ जाओ, 7 हो गए। आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन। ये देखो इसके बदले में एक वर्ड यूज करो, ठीक। अ पर्सन हु इजली बिलीव्स, एक ऐसा आदमी जो किसी पर बहुत आराम से विश्वास कर लेता है, मतलब आप झूठ बोले सच बोले आपकी बात को सच ही मानेगा, ठीक है। विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, मतलब उसके लिए कोई सबूत नहीं मांगता, कोई प्रूफ नहीं मांगता, आप जो भी कहते हैं उस पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेता है। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं पता है, क्रेडुलस कहते हैं। क्रेडुलस मतलब कान का कच्चा, कोई जो कुछ भी कहे उस पर आप भरोसा कर लेते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं पर इनके साथ धोखा बहुत होता है, ठीक है। अब आ जाओ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, विश्व प्रेमी। विश्व प्रेमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को क्या मानता है, एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, पूरा विश्व उसका परिवार होता है। तो ये भी लोग महान लोग होते हैं। तो खैर ये आंसर नहीं होगा, आप समझ लीजिए। वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही सतर्क, बहुत ही सावधान, बहुत ही केयरफुल आदमी होता है, ठीक है। और स्ट्रीट वाइज ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको शहर के रीति रिवाजों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, जो तो शहर की मुश्किलें क्या होती हैं, शहर की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, इसका इन्हें बहुत अच्छा अनुभव होता है। उन लोगों को स्ट्रीट वाइज कहते हैं। ये नया वर्ड है। अभी तक सारे वर्ड क्या थे, अभी तक सारे वर्ड पुराने आ रहे थे, ये न्यू वर्ड है, ठीक है। अब एसएससी में जो नए वर्ड आ रहे हैं इनको आप कलेक्ट करके रखिए, ये न्यू वर्ड है। आगे चलिए नेक्स्ट पे करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है, देखो खाली जगह है, हमें क्या करना है पता चल गया। नेशनल हॉलीडे, एक नेशनल हॉलीडे डैश ऑन द सेम डे एज माई बर्थडे, उसी दिन पड़ती है जिस दिन मेरा बर्थडे है। मतलब हो सकता है 15 अगस्त को पैदा हुए हैं, 26 जनवरी को पैदा हुए हैं, तो एक नेशनल हॉलीडे पड़ती है इनके बर्थडे के दिन, ठीक है ना। तो कोई छुट्टी उट्टी जिस दिन पड़ती है उसको लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉल्स यूज करते हैं। अ नेशनल हॉलीडे फॉल्स ऑन द सेम डे एज माई बर्थडे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो अ नेशनल हॉलीडे फॉल्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है। मेरे बर्थडे के दिन एक नेशनल हॉलीडे होती है, तो ऐसे में हम लोग फॉल वर्ड भी यूज करते हैं। फ्लो बहने के लिए यूज किया जाता है, फाउल बेईमानी के लिए। खेल वगैरह जब से खेल वगैरह खेलते हो तो इसमें कहते हैं फाउल हो गया। फाउल मतलब क्या हुआ, वो गलत हो गया स्टेप, ठीक है। अब आ जाओ फॉल्स, तो ये गलत के लिए लगता ही है, तो ये ये वाला फॉल लगेगा 2 नंबर वाला, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में क्या करना, देखो फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब ऑप्शन देखो जरा, यहाँ लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, तो सीधी सी बात हमें करना क्या है। आगे आ जाओ, द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द विंडो, मतलब कोई आदमी घर में बैठा हुआ है कमरे में खिड़की से सूरज दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। तो जब आप कमरे में बैठ के खिड़की से सूरज को देखेंगे तो सूरज खिड़की से चमक रहा था, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है,
सन के साथ वाज लगा शाइनिंग। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस नहीं कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में चमकता है, ये वाला सेंटेंस नहीं है, रोज़ वाला बात नहीं है। ये एक दिन की बात है, जिस दिन वो कमरे में बैठे थे, खिड़की से सूरज को देख रहे थे, उस समय सूरज खिड़की से चमक रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस एकदम सही है और थ्रू लगेगा खिड़की वगैरह के लिए ना। ये खिड़की है, खिड़की से यहाँ से रोशनी आ रही थी ना, तो थ्रू ही ऐसे में यूज़ किया जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इम्प्रूव करने की, एकदम से सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 में क्या कह रहे हैं, देखो स्लैश लगा हुआ है, एक शंका हो रही है कि ये एरर का क्वेश्चन होगा, और यहाँ देख लो नो एरर, तो इसका मतलब पक्का हो गया ये नो एरर का क्वेश्चन है। अब आ जाओ पढ़ो। देखो इफ़ टॉम वॉज हियर, तो ही कुड हैव सॉल्व्ड द इशू। देखो कंडीशनल वाले में आपको देखो, जिसको कंडीशनल में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, कंडीशनल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप जानते ही हो, तो जिसको भी कंडीशनल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, एक मेरा वीडियो है जिसमें अलग से मैंने वर्ब जब पढ़ाया हूँ तो कंडीशनल्स अलग से पढ़ाया हूँ, 4-5 तरह की कंडीशंस होती हैं, उस पर प्रैक्टिस भी है, पढ़ाया भी हूँ, प्रैक्टिस सेट भी है, तो आराम से उसको देख लो, सबका सही हो जाएगा। याद रखना कि 4-5 सेट होते हैं, तो अभी यहाँ जिसकी ज़रूरत है मैं वो वाला बताऊँगा। इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, क्या होगा, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है, तो दूसरे वाले में क्या करते हैं हम लोग, वुड हैव यूज करोगे, या तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, या तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। तो अगर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखो कुड हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये वाज नहीं होगा। अच्छा, वैसे भी अगर ये पास्ट परफेक्ट में नहीं होता तब भी काल्पनिक सेंटेंसेज में वाज कभी लगता है नहीं, काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा वर यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वर नहीं लगाना है, हमको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। अब आपके मन में एक शंका हो रही होगी कि हम इसको वाज वाले को गलत क्यों माने, हम कुड हैव को गलत क्यों नहीं मान सकते। कुड हैव को गलत इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि वाज ऑलरेडी गलत है। अगर हम कुड हैव को चलो कुड में मान भी लें कि वो कुड होगा, तो एक तो इधर सॉल्व्ड लिखा हुआ है, अगर हम इसका हैव हटा भी दें तो कुड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते, सॉल्व्ड है। ये दूसरे कुड हैव और सॉल्व्ड को अलग अलग सेक्शन में कर रखा है। एक प्रॉब्लम ये हो गई, ये हो ही नहीं सकता, इसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरी बात, इफ़ जो कंडीशनल होता है, कंडीशनल वाले सेंटेंसेज में वाज कभी लगता ही नहीं है, हमेशा वर लगता है। इफ लगाते ही सेंटेंस इमेजिनरी हो जाएगा, और सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हमेशा वर लगाते हैं, वाज कभी नहीं लगाते हैं। या तो वर लगेगा या तो हैड बीन लगेगा, इन दोनों के अलावा कोई चांस नहीं है। या तो आप मेन वर्ब रखिए सेकेंड फॉर्म में, या फिर पास्ट परफेक्ट में रखिए। तो हर हाल में यही गलती है, ठीक है, हम तीनों एंगल से चेक करके देख लिया, यही गलती है, इसके अलावा और कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्या कह रहे हैं, एक वर्ड दिया हुआ है तो साइनोनिम एंटोनिम का मैटर होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि मीन्स द सेम, मीन्स द सेम का मतलब क्या हुआ, हमको साइनोनिम बताना है। तो जेडेड का मतलब क्या होता है, जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। जब आप किसी चीज़ से कोई काम वाम करके थक जाते हैं तो वो होता है टायर्ड। अनवियरीड, देखो केवल वियरीड करते हैं तो वियरी मतलब थका हुआ होता, अनवियरीड का मतलब जो थकान ना हो, तो ये तो एंटोनिम हो गया। फटीग्ड का मतलब भी टायर्ड होता है, थका हुआ, तो ये हमको आंसर मिल गया आपका, थका हुआ। वियरी लेस का मतलब हुआ जो थकता नहीं है, और बिगाइल्ड का मतलब हुआ जिसके साथ कपट हुआ हो, जिसके साथ छल हुआ हो, जिसके साथ फ्रॉड किया गया हो, उसको हम कहेंगे बिगाइल्ड, फ्रॉडेड, ये फ्रॉड किया गया हो। तो फिलहाल आपका आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ फटीग्ड, ठीक है। 3 साइनोनिम मिल गया आपको, जेड मिल गया, टायर्ड मिल गया, वियरीड मिल गया, फटीग्ड मिल गया, इतने तो मिल गए। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे, ठीक है। तो 13 में देखो क्या करना, एक चीज़ अंडरलाइन की गई है, लेकिन एक ही वर्ड है तो साइनोनिम एंटोनिम का हो सकता है, साइनोनिम पूछना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, आर यू किडिंग, आर यू किडिंग का मतलब क्या होता है, मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो ये किडिंग का मतलब क्या होता है, मजाक करना, ठीक है। आई वॉज जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था, तो क्या होगा, जोकिंग होगा। और वर्ड जानना चाहते हो क्या, सब प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से, वो गिड़गिड़ा के क्षमा याचना टाइप है। मिक्सिंग पता है, या रॉकिंग मतलब हिलाना होता है किसी चीज़ को, ठीक। रॉक पालना वगैरह हिलाते हैं ना बच्चे, जिसमें झूला झूलते हैं उसको हिलाते हैं, तो उसको रॉक कहा जाता है, रॉकिंग। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या करना है, ये लिया वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या हुआ, ये एक इडियम होगा। वेट बिहाइंड, देखो ये कान है, तो कान के पीछे अगर आपके गीला है
तो कान के पीछे गीला किसके होता है? बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जिनको बोतल से या चम्मच से दूध पिलाया जाता है, उन्हीं के कान के पीछे गीला रहता है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अभी बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, मतलब अनुभव नहीं है उसको किसी चीज़ का, मेच्योर नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। टू प्लेस बैड बेट नहीं होगा, सडन चेंज इन द फॉर्चून ये भी नहीं होगा, विन द बेट शर्त जीतना ये भी नहीं होगा, टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस ये चौथा वाला होगा। ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स होता है, और एक और होता है ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब ये भी होता है कच्ची सींग। कच्ची सींग मतलब अनुभवहीन होता है व्यक्ति। दो हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स और ग्रीन हॉर्न। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में क्या करना है, देखो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है और इतना ब्रैकेटेड है इसमें। देखो ये शुरुआत में ही क्या कर दिया उन्होंने, ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। यहाँ देखा है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो पहले पढ़ लो इस सेंटेंस को, फिर हम लोग करते हैं काम। तो डेमोक्रेट्स कंट्रोल नाइदर कांग्रेस नाइदर द व्हाइट हाउस। तो ये नाइदर गलत हो गया। अगर यहाँ नाइदर लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, नार होना चाहिए। एक गलती हमको मिल गई। ठीक है, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द जुडिशियल प्रोसेस। कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं ना तो कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं ना तो व्हाइट हाउस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो जो सबसे अच्छा कर रहे हैं वो जुडिशियल प्रोसेस को कंट्रोल करने में सबसे बढ़िया काम करता है। चूँकि विरोध है तो विरोध में बट लगेगा ही। ठीक है, केवल एक गलती, आप केवल एक जगह इंप्रूव करिएगा, नाइदर को नार करना, पहले वाले नहीं दूसरे वाले नाइदर को नार करिए। तो यहाँ पे और लगा हुआ ये होगा नहीं, ये नार लिखा हुआ है ये ठीक है, ये होगा नहीं, और यहाँ पे नार लिखा है ठीक है। अब हमको बट वाला चेक कर लेना है। तो इसमें तो बट ही लगा है, इसमें दो लगा दिया है, तो दो नहीं होगा, बट ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये वाला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है ना कि डेमोक्रेट कंट्रोल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लूरल में आएगा, डेमोक्रेट्स कंट्रोल, ना कि डेमोक्रेट कंट्रोल्स। चौथा वाला हर हाल में गलत निकल गया, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, देखें क्या कह रहे हैं इसमें। देखो फियर ऑफ हाइट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। तो फियर ऑफ हाइट का मतलब क्या होगा, ये ओज नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर जिसको लगता है। जैसे आप कभी तीसरे चौथे फ्लोर पे चले जाते हैं या कहीं किसी टावर वावर पे चले जाते हैं, नीचे झांकते हैं तो डर लगता है उन लोगों को, तो उस डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्रोफोबिया कहते हैं। एक वर्ड और है, कभी अगर आ गया तो अल्टोफोबिया। एक्रोफोबिया अल्टोफोबिया दोनों कहते हैं। बाय द वे अगली बार अल्टो आ गया तो ध्यान रखिएगा, एक्रोफोबिया अल्टोफोबिया हो गया। और जो वर्ड हैं उनको भी पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं, क्या पता किसी दिन पूछ ले जाए। वैक्सीनोफोबिया, वैक्सीन से डर लगता है। जैसे कुछ लोग होता नहीं, दवा के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है बच्चे को, तो वैक्सीन से डर लगता है, तो वैक्सीनोफोबिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर हो गया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी होता है, वाटर, तो पानी से डर लगता है, वो हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, जहाँ भी हाइड्रो लगा होगा पानी होगा। बैथो होता है ना गहराई के लिए, तो बैथोफोबिया मतलब डेप्थ से गहराई, कहीं आप ऊंचे जैसे ज़मीन पे हैं, कुछ नीचे कुआं होता है, तो कुएं में अगर आप झांक रहे हैं, खाई में झांक रहे हैं, आपको डर लगता है, तो वो होता है क्या, वो होता है डेप्थ, मतलब डेप्थ या बैथोफोबिया, गहराई से डर लगता है। और अगर आप छत पे चढ़ गए हैं, वहाँ से नीचे देखते हैं तो गहराई नहीं होगी, फिर आप ऊंचाई से डर रहे हैं। ठीक, समझ में आया ना अंतर। ठीक, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चन, देखो फिलर दे दिया। फिलर में सेंटेंस पर दैट रिमार्क डैश आई स्टेट। दैट रिमार्क मतलब किसी ने किसी पर कुछ कमेंट किया होगा। दैट आई स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, हलचल पैदा कर देना। किसी ने कोई रिमार्क किया तो एक हलचल से पैदा हो जाती है। तो हलचल को पैदा करने के लिए देखो प्रोड्यूस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्रिएटेड। क्रिएट अस्टेड होता है, प्रोड्यूस अस्टेड नहीं होता, क्रिएट अस्टेड होता है। कंस्ट्रक्ट तो और बिल्ड तो किसी चीज़ को जोड़ जाड़ के बनाया जाता है ना। क्रिएट और प्रोड्यूस यहाँ ठीक था, लेकिन प्रोड्यूस लगता नहीं, क्योंकि हलचल पैदा करने के लिए क्रिएट वर्ड सुटेबल होता है, प्रोड्यूस नहीं। ये कोलोकेशन का मैटर है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे तो कोई संकेत मिल नहीं रहा, ऑप्शन देख लो। तो यहाँ पे देखो एक मिला नो एरर, मतलब क्या हो, इस सेंटेंस में हमको एरर ढूंढना है। ठीक है, आ जाओ। शिवम इज मोर क्लेवरर। देखो भाई, क्लेवरर क्या होता है, क्लेवरर है कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में है तो उसके पहले मोर लगाने की क्या ज़रूरत है, मोर और क्लेवरर दोनों, तो ये हो गया सुपरफ्लुअस। ठीक है, यहाँ मोर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लेवरर दैन एनी अदर सीधे लगा दो, मतलब क्लेवर दैन एनी अदर बॉय इन द ऑफिस, ये ठीक है, क्लियर हो गया।
तो यहाँ मोर गलत हो गया, तो आंसर कहाँ होगा? ये देखो तीसरे में मोर लगा हुआ क्लेवर के पहले, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत मामूली वाली गलती है, ये तो आपको मतलब आसानी से आ ही गई होगी। ये ना कर पाए हो तो फिर बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। ठीक है, आओ 19 नंबर में। 19 में देखो फिर फिलर आ गया। टू डैश योर सेल्फ वर्थ, डैश योर सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की कीमत, मतलब योर वर्थ मतलब अपनी अपनी आपकी जो कीमत है, आपकी जो क्या कहते हैं औकात है, ये कह सकते हो। तो अपना महत्व, अपना मूल्य डैश करने के लिए क्या करना होगा आपको? राइट डाउन सम थिंग्स, कुछ चीज़ें लिखिए दैट आर पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। तो अपना खुद का मूल्यांकन करना हो, अपनी कीमत का मूल्यांकन करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बारे में जो मतलब जो चीज़ें आपके बारे में पॉजिटिव हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ें आपके बारे में अच्छी लगती हैं, आपको कुछ मतलब प्लस पॉइंट्स आपके जो होते हैं उनको लिख डालो, नोट डाउन कर डालो, राइट डाउन कर डालो। ठीक है, तो क्या करने के लिए करना पड़ेगा? वही है ना, अपनी कीमत को सर्टिफाई करने के लिए। तो चलो देखें इसमें क्या लगाना पड़ेगा। तो रेपुडिएट एक वर्ड लिखा है, रेपुडिएट का मतलब होता है ना भाई रिजेक्ट होता है। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट होता है। तो अब देखो अपनी सेल्फ वर्थ को रिजेक्ट तो आप करेंगे नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अफर्म का मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। क्या होगा इसका? पुष्टि करना। पुष्टि करना मतलब सर्टिफाई करना, एक तरह से मतलब प्रूव करना होगा। तो ये तो बात सही है ना, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी कीमत को अगर प्रूव करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अफर्म लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है ना। ओवरलुक यार, अपनी क्षमता को नज़रअंदाज क्यों करेंगे। और सैंक्टिफाई मतलब क्या होता है? प्योरीफाई करना होता है, पवित्र करना। तो है हमको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को प्योरीफाई करने की थोड़े ना ज़रूरत है, तो ये भी नहीं लगेगा ओवरलुक तो। और रेपुडिएट तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। तो अफर्म करने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को पुष्ट करना है, अगर आपको उसको प्रूव करना हो, तो अपने बारे में जो अच्छा समझ रहे हैं ना, उसको नोट डाउन कर डालो। तो ठीक है, आंसर हो गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो ये रहा 20। और 20 में क्या कह रहे हैं कि आपको बताना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली किसका है? ब्लास्ट की स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। जस्टिस गलत है। जस्टिस देखो देखने में तो सही लग रहा है लेकिन गलत है। JUST बाद में होगा ना, इसमें TS लगा दिया है, ये ऐसे होगा जस्टिस, ये गलत हो गया। ये आंसर हो गया आपका। कास्ट की सही है, टोस्ट की सही है, तो दूसरा वाला हो गया आंसर। ठीक, आगे आ जाओ। 21 से लेकर 25 में क्या होता है ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं। करना क्या होगा? चलो पैसेज पढ़ो पहले। तो पैसेज पढ़ते हैं, लिखे हो कि वन आफ्टरनून, एक शाम की बात है, डजन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एरिजोना स्टेट के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या कहते हैं? डैश टू स्पेंड द मॉर्निंग, मतलब डैश करते हैं अपनी मॉर्निंग को क्या करने में? कटिंग कार्डबोर्ड, ये लोग कार्डबोर्ड काट रहे हैं। टेपिंग फैंस, पंखे चिपका रहे हैं उस पर। असेंबलिंग फिल्टर्स, उसमें फ़िल्टर को असेंबल कर रहे हैं, मतलब कोई मशीन बना रहे हैं लोग। इन एन एफर्ट टू डैश टू 125 पोर्टेबल एयर प्योरीफायर, ये 125 पोर्टेबल प्योरीफायर। पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखा जा सकता है, ऐसे प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर मतलब हवा को शुद्ध करने वाला कोई यंत्र ये लोग बना रहे हैं, मतलब कोई मशीन बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू बिल्ड मतलब बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुए हैं ये लोग? इकट्ठा हुए होंगे और का, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठा हुए हैं और एक 125 पोर्टेबल एयर प्योरीफायर को बनाने के लिए फॉर लोकल स्कूल, वहाँ लोकल के स्कूल के लिए बना रहे थे। तो दैट डैश मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग मतलब क्या हुआ? उसी सुबह। और क्या? दैट मॉर्निंग, दैट और मॉर्निंग लिखा ही है, तो दैट के बाद यहाँ बीच में क्या लगाओगे? तो दैट और मॉर्निंग, दैट उसका वो हो गया, डिटर्मिनर हो गया, मॉर्निंग नाउन हो गया। तो एक चीज़ और इम्फेटिक लगा लो, उसी हो सकता उसी सुबह की बात कर रहे हों। स्टाफ मेंबर्स एट होमलेस शेल्टर, तो जो होमलेस शेल्टर के स्टाफ मेंबर्स थे इन लॉस एंजल्स में वर सेटिंग डैश 20 होममेड प्योरीफायर्स टू देयर ओन। अच्छा, ये लोग भी होममेड प्योरीफायर सेट कर रहे थे। तो सेट के बाद तो एक ही वर्ड लगती है ना, सेटअप कर रहे थे। और क्या यहाँ पे फिक्स है, 4 नंबर पे फिक्स है, मशीन सेट करते हैं तो सेटअप यूज किया जाता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे आ जाओ। वाइल इन ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स वहाँ के एक राज्य है, वहाँ के उसके ब्रुकलिन शहर में अनदर DIY एयर प्योरीफायर वाज व्हर्लिंग, वहाँ एक और DIY
एयर प्योरीफायर, व्हर्लिंग मतलब होता है फर्राटे मार रहा था, जिसे फर्राटा नहीं होता उसको व्हर्ल करते हैं, क्वाइटली इन द बैक ऑफ द डे, ठीक है, दिन के बैक में, बैक ऑफ द डे केयर लिखा हुआ, अ डे केयर डैश एज चिल्ड्रन प्लेड। तो डे केयर की मतलब क्या होगा, यहाँ डे केयर के बाद क्लास वगैरह होगा, जब बच्चे खेल रहे थे तो उसी समय वहाँ पे क्लासरूम वगैरह में एयर को प्योरीफाई किया जा रहा था। तो कुल मिला के ये अंदाज़ा लग गया कि ये किस चीज़ पर है। चलो शुरू करते हैं। 21 में क्या कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे आ जाओ, देखो कि यहाँ पे ये बच्चे जो है ना एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं, कोई मशीन बना रहे हैं सुबह सुबह, ये कार्डबोर्ड वगैरह काट वाट रहे हैं। तो क्या करें, पोर्टेबल 125 पोर्टेबल एयर प्योरीफायर बना रहे हैं। तो बनाने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा हैं, तो डिसमिस नहीं किए होंगे, प्लेटेड नहीं होंगे, गैदर्ड वहाँ इकट्ठा हुए हैं, ट्रिगर्ड भी नहीं होगा, उकसाने के लिए भी नहीं लगा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले में देखते हैं भाई, फिलर नंबर 2 में। तो ये क्या कर रहे हैं, 2 डैश बना रहे हैं ना पोर्टेबल, देखो यहाँ लिखा है ना पोर्टेबल एयर प्योरीफायर बना रहे हैं। बनाने के लिए सीव तो छानने के लिए लगता है, ये लगेगा नहीं, बिल्ड ये लग सकता है, बीट भी नहीं लगेगा फिटने के लिए, बेल्ड, ये वेल्ड जो होता है ना ये बेल्डिंग वाला होता है, जैसे नहीं लोहे की दुकान पे जो ये जहाँ पे लोहे की खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह ग्रिल वगैरह बनते हैं, तो जो वेल्डिंग करते हैं जोड़ते हैं गैस वगैरह से, उसको ये वाला वेल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चौथा, ये नहीं लगेगा, सॉरी ये वाला बिल्ड लगेगा, ठीक है, वहाँ बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, बिल्ड बना रहे हैं, मशीन को बना रहे हैं, इसलिए बिल्ड लगेगा, दूसरा वाला लगेगा, ठीक। अब आ जाओ अगले तीसरे वाले फिलर के लिए। तो उसी सुबह की बात हो रही है ना, तो उसी सुबह में आ जाओ, देखें क्या करते हैं। ये आया आपका 3 नंबर पे, क्या दिया इन्होंने, दैट डैश मॉर्निंग, उसी सुबह ये स्टाफ मेंबर्स ये काम कर रहे थे, तो उसी सुबह की बात है। दैट क्रूअल मॉर्निंग, सुबह में कुछ क्रूअल्टी हुई ही नहीं थी। दैट रिजेंबलिंग मॉर्निंग, रिजेंबल से कोई मतलब नहीं है, दैट कॉपी मॉर्निंग भी नहीं होगा, दैट सेम मॉर्निंग, उसी सुबह की बात है। इसमें तो बहुत आसान था, एक ही यही लगना ही है और कुछ सुटेबल ही नहीं लग रहा। अब आ जाओ चौथे नंबर के फिलर में क्या करना है भाई, ठीक है। तो चौथे नंबर का फिलर रहा ये वाला फिलर, ठीक है। इस वाले फिलर में क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए लगाना क्या है, सेटिंग, अरे तो इसमें तो बताए थे सेटअप लगेगा, अरे पढ़ना फिर से पड़ गया, सेटिंग के बाद अप लगेगा, मशीन सेट करने के लिए वही एक ही अप लगता ही है। अब आगे आ जाओ 25 में। 25 में क्या करना है, डे केयर के बाद क्या लगेगा, हाउस, स्कूल है ना ये, अगर ये स्कूल है, चलो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ना, तो स्कूल है तो क्या होगा, पोडियम नहीं, पोडियम को प्योरीफाई नहीं कर रहे होंगे। हैंगर जहाँ हवाई जहाज़ खड़े किए जाते हैं, कहाँ यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लासरूम हो सकता है, ऑडिटोरियम भी नहीं होगा, तो बच्चों के लिए क्लासरूम होगा, तो क्लासरूम को प्योरीफाई करें, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल में ये काम कर रहे हैं ना बच्चे, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर कौन सा, 11, ठीक है। तो 11 के भी 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और बचा हुआ है, मतलब 8 तारीख वाले में थर्ड सेट और बचा हुआ है, वो कर लेंगे, तो फिर हम लोग 9 तारीख वाला करने लगेंगे। एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सेट आप लोगों को कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा। सेट तो ठीक था, ईजी था, और डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग जब लिखते हैं, राय देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।